हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिगार्डिंग इकोटोन एंड एज इफेक्ट। सो इसके रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। आप आई बटन में जाके मैं आई बटन में उस वीडियो को पिन कर दूंगी, आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो उससे आपका इकोटोन और एज इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा एंड देन यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, देन यू आर एबल टू करेक्टली आंसर द एमसीक्यू क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इकोटोन किसे कहा जाता है? इकोटोन इज डिफाइंड एज, तो इकोटोन इज ट्रांजिशन जोन। जब भी हम इकोटोन की बात करते हैं तो इकोटोन जो है वो ट्रांजिशन एरिया है, ट्रांजिशन जोन है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक इकोसिस्टम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड वी हैव एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो लैंड इकोसिस्टम है, एक्वेटिक मतलब वाटर इकोसिस्टम। सो इनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन एरिया है, वो क्या होगा? वेटलैंड होगा। वेटलैंड मतलब कि दलदली इलाका जो है, यानी कि मिट्टी है बट वो सेचुरेटेड है किससे? पानी से। So this kind of boundary, this kind of transition zone, what we call ecotone, तो इसी को हम इकोटोन बोलते हैं। सो इकोटोन आर एरियाज वेयर टू डिफरेंट इकोसिस्टम, इकोटोन वो एरियाज होते हैं, वो जोन होते हैं जहाँ पे दो अलग अलग इकोसिस्टम, जैसे टेरेस्ट्रियल है अलग इकोसिस्टम है, लैंड है, ये वाटर इकोसिस्टम है, एक्वेटिक अलग इकोसिस्टम है। तो इकोटोन वो एरियाज होंगे, यानी कि ये वाला जो है वो इकोटोन होगा। तो जहाँ पे दो अलग अलग इकोसिस्टम मिलते हैं, इंटीग्रेट होते हैं और अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो जब मैं इसकी बात करती हूँ, यानी कि इकोटोन की बात करती हूँ, तो यहाँ पे दो अलग अलग इकोसिस्टम यानी कि टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक मिल रहे हैं और दोनों की इंटीग्रेसी से दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही हैं। यानी कि वेटलैंड में क्या है? लैंड भी है और वाटर भी है। So this is what I meant to ecotone. Which of the following is an example of ecotone? इसमें से कौन सा ecotone का example है? तो क्वेश्चन ये पहले भी पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली यूजीसी नेट में। तो आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि इकोटोन जो है वो ट्रांजिशनल जोन वाले एरियाज होते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट को आप इकोटोन बोल दोगे या लेक को आप इकोटोन बोल दोगे, वो ट्रांजिशन एरियाज होते हैं। तो आपको पहचानना भी ज़रूरी है कि कौन से ट्रांजिशन एरियाज होते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें से, तो कोरल रीफ्स तो नहीं है, डीप ओशन फ्लोर नहीं है क्योंकि वो तो एक्वेटिक हो जाएगा, एल्पाइन टुंड्रा भी नहीं है, वो एक तरीके से परमाफ्रोस्ट रीजन वहाँ पे हो जाता है। अगर हम मैनग्रोव की बात करें तो मैनग्रोव जो है वो इकोटोन है। कैसे इकोटोन है? क्योंकि मैनग्रोव जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट और मरीन इकोसिस्टम के बीच का जो एरिया है। बेसिकली मैनग्रोव जो है वो वेटलैंड में ग्रो करते हैं, और वेटलैंड क्या है? वेटलैंड एक इकोसिस्टम है, वो सॉरी इकोटोन है। सो वेटलैंड एक तरीके का इकोटोन है, जैसे मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया। सो टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट और मरीन जो इकोसिस्टम है उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है वेटलैंड, और वेटलैंड में क्या करते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट ग्रो होते हैं। तो बेसिकली टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, मरीन इकोसिस्टम, दे सपोर्ट डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, और जो इकोटोन ये क्रिएट करते हैं वो है मैनग्रोव। द एज इफेक्ट रेफर्स टू, अब एज इफेक्ट किसे कहा गया है? एज इफेक्ट का मतलब होता है कि जो इकोटोन हमारे पास बना है, जैसे ये वाला जो एरिया है, द ग्रेटर डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ स्पीसीज एट द इकोटोन। तो इकोटोन पे क्या होता है? मान लीजिए दो एरियाज हैं, बीच में जो भी बाउंड्री है वो उसको इकोटोन कहा गया है। तो उस इकोटोन में इस एरियाज की जो भी स्पीसीज है वो भी यहाँ पे, कुछ स्पीसीज यहाँ पे ग्रो करेंगी या कुछ स्पीसीज यहाँ पे थ्राइव करेंगी, और इस एरिया में जो भी स्पीसीज थी वो भी यहाँ पे थ्राइव करेंगी। सो इकोटोन में क्या होता है? इकोटोन में ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा वहाँ पे जो स्पीसीज डेंसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज भी ज़्यादा होंगी और वेराइटी ऑफ स्पीसीज भी ज़्यादा होंगी। सो एज इफेक्ट इसी को कहा गया है। तो एज इफेक्ट अकर बिकॉज स्पीसीज फ्रॉम बोथ द इकोसिस्टम। एज इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि दोनों इकोसिस्टम से क्या होता है, दोनों इकोसिस्टम से प्लस यूनिक इकोटोनल स्पीसीज को एग्जिस्ट इन द ट्रांजिशनल जोन, क्योंकि दोनों इकोसिस्टम की स्पीसीज प्लस यूनिक इकोटोनल स्पीसीज प्लस जो ऐसी स्पीसीज जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले हैबिटेट में सर्वाइव करती है, ऐसी स्पीसीज। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये पहला इकोसिस्टम है फर्स्ट, और ये सेकंड इकोसिस्टम है। सो फर्स्ट इकोसिस्टम में कोई स्पीसीज है ए, और सेकंड इकोसिस्टम में कोई स्पीसीज है बी। तो यहाँ पे ये स्पीसीज भी थ्राइव करेगी ए, और ये स्पीसीज भी थ्राइव करेगी बी। इसके साथ साथ क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये इकोटोन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अलग है ए और बी से,
यानी 1 और 2 इकोसिस्टम से। सो यहाँ पे एक यूनिक स्पीसीज भी सर्वाइव कर सकती है, दैट इज सी। सो बेसिकली अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, रिचनेस की बात करें, तो रिचनेस जो है यहाँ पे इकोसिस्टम में, इस इकोटोन वाला जो इकोसिस्टम है यहाँ पे ज़्यादा होगी। ए बी सी यानी डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, प्लस यूनिक इकोटोनल स्पीसीज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। और इसी इफेक्ट को कहा गया है एज इफेक्ट। सो ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी का होना, स्पीसीज डेंसिटी ज़्यादा होना, इसी फिनोमिना, इसी इफेक्ट को एज इफेक्ट कहा गया है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये ट्रांजिशनल जोन है, तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी कर जाती हैं। ये बहुत सारी नंबर ऑफ स्पीसीज के लिए सुटेबल हो जाता है एरिया। सो नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे थ्राइव कर जाती हैं। स्पीसीज दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू इकोटोन्स, ऐसी स्पीसीज जो इकोटोन्स तक रेस्ट्रिक्टेड हैं, या बेसिकली स्पीसीज दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू इकोटोन्स, तो वैसी स्पीसीज जो इस इकोटोन्स तक रेस्ट्रिक्टेड है, इकोटोन्स में रहती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एज स्पीसीज। तो एज स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं, दोज आर अडेप्टेड स्पेसिफिकली टू द कंडीशंस फाउंड इन इकोटोन। तो जब दो एरियाज मिलते हैं, तो जो बीच वाली कंडीशंस होती हैं, ट्रांजिशनल जो कंडीशंस होती है, उनमें जो स्पीसीज सर्वाइव कर जाती हैं, अडेप्ट हो जाती हैं उन कंडीशंस के लिए, उन कंडीशंस में जो स्पीसीज अडेप्ट कर लेती हैं, सो उन्हीं को कहा गया है एज स्पीसीज। तो बेसिकली जो एज पे रहती हैं या बाउंड्री पे रह रही हैं या ट्रांजिशन जोन में रह रही हैं, उन्हीं स्पीसीज को एज स्पीसीज कहा गया है। सो इकोटोन वाली स्पीसीज को एज स्पीसीज कहा गया है। Why do ecotones often have higher biodiversity than adjoining ecosystem? So क्वेश्चन ये आता है कि इकोटोन्स में हायर बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है, उनके जो आसपास वाले इकोसिस्टम होते हैं उनके मुकाबले वहाँ पे हायर बायोडाइवर्सिटी क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज बोथ इकोसिस्टम एंड इकोटोन स्पेसिफिक। सो बेसिकली इकोटोन एक्ट एज अ ओवरलैपिंग जोन। तो होता क्या है कि जैसे अभी अभी मैंने बताया कि दो इकोसिस्टम जो होते हैं, दोनों का ये जो इकोटोन है ये ओवरलैपिंग जोन है। वहाँ पे क्या होता है, स्पीसीज फ्रॉम बोथ एडजेसेंट इकोसिस्टम एंड यूनिक एज स्पीसीज थ्राइव। तो वहाँ पे क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस भी दोनों जो इकोसिस्टम है उसकी मिलेंगी वहाँ पे। सो प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज फ्रॉम बोथ इकोसिस्टम एंड इकोटोन स्पेसिफिक स्पीसीज। सो होता क्या है कि हायर बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे इसलिए मिलती है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों इकोसिस्टम की मैच हो रही है वहाँ पे। तो इस इकोसिस्टम में जो स्पीसीज है वो भी वहाँ पे थ्राइव कर जाएंगी, और इस इकोसिस्टम में जो स्पीसीज है वो भी वहाँ पे थ्राइव कर जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस और ज़्यादा वेराइड हैं, तो ये यूनिक स्पीसीज को भी सर्वाइव करने में या उसको भी थ्राइव करने में सक्षम है। तो वहाँ पे देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज फ्रॉम बोथ द इकोसिस्टम। पहली बात तो ये है कि दोनों इकोसिस्टम की स्पीसीज वहाँ पे होंगी, और इकोटोन स्पेसिफिक स्पीसीज होंगी, मतलब एज स्पीसीज भी वहाँ पे होंगी। तो एज स्पीसीज की वजह से प्लस दोनों इकोसिस्टम की स्पीसीज होने की वजह से वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाती है। द बाउंड्री बिटवीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच की जो बाउंड्री है उसको क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है टेरेस्ट्रियल इकोटोन। तो एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। फॉरेस्ट है एक साइड ग्रासलैंड है, तो बीच की जो बाउंड्री है उसको टेरेस्ट्रियल इकोटोन कहा गया है। शार्प इकोटोन कैन बी ऑब्जर्व इन, शार्प इकोटोन कहाँ ऑब्जर्व किए जा सकते हैं? सडन चेंजेस इन रिवर बैंक और क्लिफ। अगर रिवर बैंक या जो राइपेरियन जोन है, रिवर का जो इलाका है, रिवर का जो एरिया है, साइड जोन या इस चीज़ को हम बोलते हैं रिवर बैंक। सो शार्प इकोटोन अकर वेयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज अब्रप्टली। तो शार्प इकोटोन वहाँ पे होते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत तेज़ी से डिफ़र करती है, बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे एक जो एरिया है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा, दूसरा एरिया क्लियरली विजिबल होगा, और आपको क्लियरली विजिबल होगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन डिफर है इकोटोन में। एज इफेक्ट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन, एज इफेक्ट कहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, कहाँ पे हमें आसानी से एक तरीके से सिग्निफिकेंटली देखने को मिल जाता है? सो फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स एंड स्मॉल पैचेस में ये हमें सिग्निफिकेंट होता है। सो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज एज एरिया, इंटेंसिफाई एज इफेक्ट एंड अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी।
सो सबसे क्लियरली विजिबल या सिग्निफिकेंट एज इफेक्ट होता है ऐसे एरियाज़ में जो फ्रेगमेंटेड हो चुके हैं। तो जब फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं वो एरियाज़, तो वहाँ पे एज इफेक्ट देखने को मिलता है। और वो एज एरिया क्योंकि हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए सपोज करो ये हैबिटेट फ्रेगमेंट हो गया, यहाँ पे डिफरेंट इकोसिस्टम आपने क्रिएट कर दिया है, तो वहाँ पे एज इफेक्ट इंटेंसिफाई हो जाता है और हमें एज स्पीसीज भी देखने को मिलती हैं। और ये बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जो है वहाँ पे थ्राइव करने वाली जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उनके लिए खतरनाक साबित होता है। which phenomena can result in increased predation and competition in ecosystem ecotones। ecotones में predation increase होने का, competition increase होने का which phenomena कौन सा phenomena है जिसकी वजह से that results in increased predation and competition। ecotones में कौन सा phenomena है जो कि कारण है increased predation का और competition का। एज इफेक्ट, तो एज इफेक्ट वो फिनोमिना है क्योंकि स्पीसीज बढ़ जाती हैं, स्पीसीज ज़्यादा हो जाती हैं, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, उनकी रिचनेस ज़्यादा हो जाती है। तो एज इफेक्ट की वजह से इकोटोन्स में क्या होता है, प्रेडेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि हर स्पीसीज चाहेगी कि रिसोर्सेज मुझे ज़्यादा मिले या मैं सबसे पहले रिसोर्सेज को कंज्यूम करूँ, तो प्रेडेशन ज़्यादा होगा। कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जो फिट स्पीसीज होगी वो आउट कम्पीट कर देगी लेस फिट स्पीसीज को। So age attract diverse species and increase interaction बढ़ेगा क्योंकि स्पीसीज ज़्यादा होंगी, डेंसिटी ज़्यादा है, रिचनेस ज़्यादा है, तो प्रेडेशन भी होगा और कॉम्पिटिशन भी होगा। In conservation biology, creating more ages in landscape often results in। कंजर्वेशन बायोलॉजीज में अगर एजेस बढ़ जाती हैं या अगर दो हम इकोसिस्टम को बार बार फ्रेगमेंट कर रहे हैं, अगर एजेस या फिर इकोटोन्स ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, एजेस ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सेंसिटिव इंटीरियर स्पीसीज। तो होता क्या है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है क्योंकि जैसे जैसे अभी हमने पढ़ा कि एज इफेक्ट की वजह से प्रेडेशन और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि हैबिटेट फ्रेगमेंट हुए हैं तो ऑलरेडी हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, प्रेडेशन और कॉम्पिटिशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा क्योंकि एजेस क्रिएट हो गई हैं। और जो मेन इकोसिस्टम की जो स्पीसीज थी, इंटीरियर स्पीसीज जिन्हें हमने बोला है, उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, वो सेंसिटिव हो जाती है टुवर्ड फिट टुवर्ड लाइक सर्वाइवल, तो वो सेंसिटिव हो जाती है इंटीरियर स्पीसीज। तो एज इंक्रीज डाइवर्सिटी, एज इफेक्ट के होने की वजह से या एजेस की होने की वजह से डाइवर्सिटी तो इंक्रीज होती है, एज स्पीसीज के होने की वजह से डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, नो डाउट, बट वो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करेगा इंटीरियर स्पीसीज को, जो मेन इकोसिस्टम की स्पीसीज हैं उनको वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा एंड दैट रिक्वायर्ड अनडिस्टर्ब्ड कोर हैबिटेट। अब जो इंटीरियर स्पीसीज है उनके लिए अनडिस्टर्ब्ड कोर हैबिटेट चाहिए, बट हैबिटेट की तो हमने एजेस क्रिएट कर दिए हैं, है ना, उसको तो फ्रेगमेंट करके हमने एजेस क्रिएट कर दिए, तो डाइवर्सिटी तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी, बट वो आउट कम्पीट भी करेंगी जो इंटीरियर स्पीसीज हैं उनको। और इसके अलावा प्रेडेशन इंक्रीज होगा, डाइवर्सिटी लॉस भी इंक्रीज होगा। सो अल्टीमेटली ये डाइवर्सिटी का जो लॉस है उसको अल्टीमेटली करता है। So this is it in this video. If you have any query, any suggestion regarding age effect, या ecotones and age species, so you can comment me in the comment section। कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक डेडिकेटेड डिफरेंट वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊँ और वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अपार्ट फ्रॉम इट, चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे एंड आपको ये भी आइडिया लग जाएगा इससे कि किस तरीके के क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली, बाय बाय।